Good morning, all of you students. Now to discuss to next lecture, dominant of the lecture number 6. The previous lecture discussed to hydrosphere. Now next chapter to next topic to discuss to atmosphere. पिछली कक्षा में मैंने जलमंडल के विषय में पढ़ा था. अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में, वो हमारा टॉपिक होगा जल स्थल मंडल मतलब बायोस्फीयर. तो चलिए, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण. एटमॉस्फेयर मतलब एक तरह से जो हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा अर्थ है, उस पर किस एयर का जो कितना कॉन्टिनेंट है उसके विषय में कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन से लेयर हैं, वो लेयर कौन कौन से लेयर होंगे और वो लेयर कितने किलोमीटर पे हैं, इसके विषय में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को. और ये लगभग आपका लास्ट चैप्टर होगा इस टॉपिक का. मतलब इसके बाद डोमिनेंट ऑफ द अर्थ का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. चलिए अपने टॉपिक को हम एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, पर्यावरण क्या कह सकते हैं. एटमॉस्फेयर मतलब पर्यावरण. या वातावरण ज्यादा बेस्ट रहेगा. पर्यावरण ना करके आप वातावरण कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. देखिए कह रहा है कि द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज सराउंडेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. मतलब पतला या मोटा कह सकते हैं, एक मोटी सी चादर या पतली सी चादर जो अर्थ के चारों तरफ घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडेड बाय. चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, घूमे हैं चारों तरफ एक राउंड का ब्लैंकेट पूरा चादर के रूप में बनाए हुए, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. इट्स एग्जैक्ट थिकनेस नॉट नोन एज टू द known as to इट इज एग्जैक्ट थिकनेस इज नॉट नोन एज. इसकी जो थिकनेस मतलब मोटाई है, एकदम एग्जैक्ट जो मोटाई है वो मैं नहीं बता सकते हम लोग, सिंस देयर इज नो डिक्शनरी द बाउंड्री द बिटवीन द एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस. और हम ये भी नहीं बता सकते कि द एग्जैक्ट इसके बाद, इस बाउंड्री के बाद कितना भी एटमॉस्फेयर के बाद कितना ज़्यादा स्पेस है, कहाँ तक है. इट इज़ द हेल्ड प्लेस बाय द पोलर ग्रेविटी. यह जो है, यह हम लोग पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं. अब चलिए कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसके विषय में हम क्या कहते हैं, बताते हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. द मोस्ट अबाउंडेंट गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. मतलब सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन की बात की जाए और गैसेस की बात की जाए तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे. नाइट्रोजन मेक अप द अराउंड 78%. मतलब हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78% है. कितना है, 78%. एंड ऑक्सीजन ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर का 78% है. विद द ऑक्सीजन मेक अप द 28, मतलब 21%. 21%. सेवेंटी 78% हो गया, 21% ये हो गया, जो इसको ऐड कर दीजिए. मतलब ये दोनों गैसेस जो है मिला के कितने हैं, 99% है. द रिमेनिंग 1% मेड अप द ऑर्गन. 1% में आपका ऑर्गन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, नियॉन मिलेगा, ओजोन मिलेगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, मीथेन एक्सेट्रा. मतलब 1% में जितनी सारी गैसेस आपकी बची हैं वो सारी गैसेस कहाँ मिल जाएंगी, 1% में मिल जाएंगे. डिसाइड दीज गैसेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल स्मोक एक्सेट्रा. ये जो गैसें मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, गैसेस मिलेंगे वाटर वेपर्स के रूप में मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल के रूप में मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल के रूप में मिलेंगे. स्मोक धुएं के रूप में. आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. यही सब गैसें जो है एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे.
मोस्ट ऑफ द एयर फाउंड इन द क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ। जितने भी गैसेज हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, पृथ्वी अर्थ के हमारे नजदीक पाई जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, अर्थ के नजदीक पाए जाएंगे। एज वी गॉट अप द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीजेस बिकॉज द डेंसिटी एंड मैक्सिमम द सी लेवल। ये जो हम कहाँ पा सकते हैं, वॉल्यूम आयतन के अनुसार, एयर डिक्रीज हवा की कमी के अनुसार, बिकॉज द डेंसिटी उनके घनत्व के अनुसार, मैक्सिमम ऑफ द सी लेवल और समुद्र की ऊंचाई के अनुसार इसको हम पा सकते हैं। द एटमॉस्फेयर द इम्पोर्टेंट ऑफ मेनी वे, ये हमारे जो क्या है, ये कई सारे हमारे वर्क करते हैं एटमॉस्फेयर में। क्या वर्क करते हैं, फर्स्ट कह रहा है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो गैसेज हैं मिलती हैं वो हमको किस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमको क्या करते हैं, बचाते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट टू लाइफ, ऑक्सीजन जीवन की जो ऑक्सीजन है उससे सपोर्ट टू लाइफ द अर्थ पे। वाइल नाइट्रोजन हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नाइट्रोजन होता है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, उसको जीने के लिए काम करता है, ग्रो करने बढ़ने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द नियर बॉडी कीपिंग द वार्म एंड प्लैनेट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है हीट को, नियर कीपिंग और रखता है द गर्मी को एब्जॉर्ब करता है एक तरह से। प्लांट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। वाटर वेपर्स, water vapor and dust particle important from the formation of cloud and occurrence rains। जो वाटर वेपर्स होता है, जो हवा का जो पानी का वाष्प बनता है, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसके, फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, बादलों के बनने में। फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड बादल, एक्रेंस ऑफ द रेन, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। देखिए ये हमारा लेयर है, इस फिगर को देखिए तो अब देखिए ये जो सी लेवल है हमारा, यहां से हमारा ये क्या है, सी लेवल है, जीरो, ये सी लेवल है, प्लेनेटरी लेवल है। यहां से आपका ट्रोपोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और इसके बाद एक्सोस्फीयर। पर एक्सोस्फीयर हमारा हो जाता है, इसके बाद हमारा स्पेस चालू हो जाता है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हमारी क्या बनावट है उसके विषय में हम क्या करेंगे, जानेंगे। The atmosphere can be divided into 5 layers on the basis of composition। मतलब एटमॉस्फेयर को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया। कंपोजिशन बेसिस ऑफ उनके बनावट के, डेंसिटी घनत्व के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार एंड अदर प्रॉपर्टीज, और सारी प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको बांटा गया है। These 5 layers are called troposphere, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। हमारे 5 जो लेयर है, इन 5 लेयर के विषय में क्या है बता रहा है। पहला है ट्रोपोस्फीयर। अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो कह रहा है कि द ट्रोपोस्फीयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर आर वेदर एक्टिविटी लाइक टेक्स प्लेस। मतलब ट्रोपोस्फीयर जो है वो सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा मैंने बोल दिया, सबसे नीचे का जो भाग होता है ट्रोपोस्फीयर होता है, जहां पे एक्टिविटीज, जहां पे ऑल एक्टिविटीज होती है वेदर की। वेदर मतलब जलवायु एक्टिविटी है। इट
stretch to about 18 किलोमीटर above the equator and 8 किलोमीटर above the poles। लगभग ये पोल से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 18 किलोमीटर क्या होते हैं, दूर होते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल एयर कॉन्टेन इन दिस लेयर, मतलब 90% जो एयर का भाग होता है इसी में पाई जाती हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड ओनली द ट्रोपोस्फेयर, मतलब डस्ट पार्टिकल जो होते हैं आपके, जो डस्ट पार्टिकल हैं वाटर वेपर्स यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाएंगे। अगला है स्ट्रोटोस्फेयर। क्या है, स्ट्रोटोस्फेयर। स्ट्रोटोस्फेयर contained the ozone layer which absorb the harmful rays and sun the prevent the इंटर्निंग द अर्थ द सरफेस, मतलब स्ट्रोटोस्फेयर जो है हमारा क्या है, कंटेंट ओजोन लेयर, इसको हम ओजोन लेयर के भी नाम से, विच जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल रेज, जो अल्ट्रावायलेट की हार्मफुल रे है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑफ द सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। द प्रिवेंट, और हमारी रक्षा भी करता है फ्रॉम द इंटरिंग द अर्थ द सरफेस, और अर्थ की सरफेस जो घुसने से होती है इसको क्या करता है, इसको रोकता भी है। नेक्स्ट हमारा है मेसोस्फेयर। क्या है, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द विच द मोस्ट ऑफ द मेट्रॉयज द बॉर्न। जो मेसोस्फेयर होता है इस लेयर में मोस्ट ऑफ द जो मेट्रॉयज होते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो जलते हैं विच इंक्रीज द एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर एंड डिक्रीज दिस लेयर, मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है द लेयर, इसलिए कह सकते हैं कि मेसोस्फेयर में टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है। थर्मोस्फेयर। क्या है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करेंगे, इट इज एक्सेप्टली हॉट लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हॉट डेंस गैसेस, मतलब यह गर्म होता है, यहाँ पे जो होती है हॉट गैसेस पाए जाते हैं, गर्म गैसेस पाए जाते हैं, इस लेयर में गर्म गैसेस पाए जाते हैं। एक्सोस्फेयर। अगला है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की बात करें तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। बियॉन्ड द दिस लेयर द एटमॉस्फेयर द मर्ज इनटू द स्पेस, इसके साथ स्पेस में ये क्या होता है, मर्ज होता है, हो जाता है, मतलब स्पेस सबसे अंतिम वाला भाग है, यहाँ से स्पेस हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अगला हमारा है बायोस्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोस्फीयर। चलिए, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द वेरी नैरो जोन विद द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर का एक थिन होता है जिसे हम जैव पर्यावरण भी कहते हैं। बायोस्फीयर द नैरो स्पेस जोन होता है, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का ये क्या होता है, मीट जहां मिलते हैं वहां बायोस्फीयर होता है। ऑल फ्रॉम द लाइफ द ह्यूमन बीइंग, जिसमें आपके क्या होंगे, लाइफ में ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे एक्सटिट इन द इट, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे फॉर्म, ये सब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ऑल दीज फॉर्म्स लाइफ द इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो है डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, मतलब लैंड स्पेयर, लैंड हो गया, लिथोस्फेयर का हाइड्रोस्फेयर का हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर पे, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर पे और हाइड्रोस्फेयर दोनों पर डिफरेंट रहता है। अब ये सब चीजें जो होती हैं ये तीनों से एक दूसरे से जहां कनेक्ट होती है वहां बायोस्फेयर बनता है। ऑन इच, यह दो एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड। आल्सो द फिजिकल इन्वायरमेंट कॉन्सिस्ट, यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, कॉन्सिस्ट रखता है द लैंड वाटर एंड, ये फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है लैंड वाटर और एयर। इफ द एनी वन ऑफ, अगर किसी एक की हम बात करें, किसी एक की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई एक ही बना के कोई जोन को बना दे। थोड़ा सा और बड़ा, अब ठीक है। These changes
मतलब यह जो बदलाव होता है, दिस चेंजेस द ऑन अदर विल चेंज। अगर कोई एक भी इसमें से चेंज होता है तो दूसरे पे प्रभाव सीधे पड़ता है। मतलब एक में भी अगर बदलाव होगा, एक में भी अगर हम बदलाव करेंगे तो पूरे सारे के सारे में बदलाव हो जाएंगे। इफ द बैलेंस बिटवीन एनी कंपोनेंट्स गेट द डिस्टर्ब, अगर इस बैलेंस में बिटवीन इन दोनों के बीच में कंपोनेंट्स के बीच में गेट डिस्टर्ब, अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, द इंटायर साइकिल लाइफ सर्कल अफेक्टेड, और लाइफ सर्कल भी क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव की गतिविधियां हैं, लाइक फेलिंग्स ऑफ द ट्रीज, पॉल्यूशन, ओवर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड, एक्सेप्टिव फिशेज एक्सेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटी है, फेलिंग नहीं मतलब पेड़ों की कटाई, पॉल्यूशन करना, ओवर यूज ऑफ अधिक से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना, तो ये इम्बैलेंस कर देता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, इनबैलेंस कर देता है। अब जब ये इनबैलेंस होगा तो क्या होगा, इनबैलेंस होने के कारण ये अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जलकुंभी सभी लोग देखे होंगे, पोखरा और तालाब में पहले जलकुंभी नहीं हुआ करती थी, तो ये कहीं दूसरी जगह से आके बह के आ गई। अब उस जलकुंभी में पानी में गई, तब जली एक्वेटिक को क्या की, अफेक्ट की। अब वो ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, वो पानी को अफेक्ट कर रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पानी होते हैं यूरिया अधिक होता है उसमें पाया जाएगा, तो इसका डिऑक्सीनेशन हो जाता है। अभी आप क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि अगर किसी भी हम थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे तो हमारे ऊपर वो प्रभाव जरूर पड़ता है, इम्बैलेंस हो जाता है। हैव द कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों पे क्या होता है, एनवायरमेंट। जैसे अब पहले लोग कहते थे कि हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, हम लोग सीधे कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं तो शुद्ध नहीं खा रहे हैं आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में। क्यों क्यों उसका कारण ये है कि यहाँ इतनी ज्यादा केमिकल यूज हो जा रहे हैं, उस केमिकल के कारण उसकी गुणवत्ता। अब गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करें, पेस्टिसाइड खाद का इस्तेमाल किया, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूरिया हम पौधों में दे रहे हैं, तो यूरिया कहाँ जा रहा है, पौधों में जा रहा है, पौधों से जो फल ले रहा है, फूल ले रहा है, उसमें भी जा रहा है, और वही चीज को हम खा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर, तो क्या करें, हम यूरिया भी खा रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करने की सलाह दी जा रही है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कीजिए, कार्बनिक यूज कीजिए, यूरिया मत यूज कीजिए, केमिकल मत यूज कीजिए। जब भी वर्क करना है कौन सा किस पे कीजिए, ऑर्गेनिक कीजिए। चलिए आगे इसके विषय में डिस्कस होगी क्लास में। दिस हैज द रिजल्ट द ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और अननेचुरल राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, और ग्लोबल टेम्परेचर भी होता जा रहा है। इस कारण कौन से, इट कैन, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लीड द मैसिव डिस्ट्रक्शन, इसके कारण मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। थस इस प्रकार द इंपॉर्टेंस टू द चेक द ह्यूमन एक्टिविटीज, इसलिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज होने से सबसे पहले एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट द अर्थ, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंस टू चेक ह्यूमन एक्टिविटी की होनी चाहिए, तो प्रोटेक्ट अर्थ, जिसके कारण हम पृथ्वी को क्या कर सके, बचा सके, पृथ्वी को सेव कर सके, अर्थ को हम सेव कर सके। ये रहा मेनली आपका जो चैप्टर था डोमिनेंट ऑफ द अर्थ, ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया, चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो इसके आगे का चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में रीड करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट।